हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। आज हम डिस्कस करेंगे जॉर्ज ऑरवेल, अ मॉडर्न एज राइटर। George Orwell was born in the year 1903 and he died in the year 1950. His actual name was Eric Arthur Blair and he was born in मोतिहारी, बिहार, इंडिया। बिहार के एक छोटे से विलेज मोतिहारी में ये बॉर्न हुए और इनका एक्चुअल नेम है एरिक आर्थर ब्लेयर, यानी बाय बर्थ ये इंडियन थे, सेम एज रुडयार्ड किपलिंग। उनके फादर जो है मोतिहारी के ओपियम डिपार्टमेंट में वर्क करते थे और जब वो 1 साल के थे तब उनकी मदर उन्हें इंग्लैंड ले गई और उनकी एजुकेशन हुई ईटॉन कॉलेज इंग्लैंड से। इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है कि उन्होंने बर्मा में एज अ पुलिसमैन सर्व किया और एट द एज ऑफ 46 उनकी डेथ हो गई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। नाउ जब इनका एक्चुअल नेम एरिक आर्थर ब्लेयर है तो नेम जॉर्ज ऑरवेल कहाँ से आया? जॉर्ज ऑरवेल जो है वो एडमायर करते थे सेंट जॉर्ज को और उनकी फेवरेट रिवर थी ऑरवेल, तो इन दोनों से उन्हें नाम मिला जॉर्ज ऑरवेल। एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि स्पेनिश सिविल वॉर में इन्होंने फॉट किया था, ही फॉट एंड शॉट ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर। देख लेते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स। सबसे पहले बात करते हैं नॉवेल्स की। इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं बर्मीज डेज, अ क्लर्जीमैन्स डॉटर, कीप द एस्पिडिट्रा फ्लाइंग, कमिंग अप फॉर एयर, एनिमल फार्म एंड 1984। कुछ नॉवेल्स के फैक्ट्स देख लेते हैं। बर्मीज डेज ये फर्स्ट नॉवल है। बर्मीज डेज इज़ द फर्स्ट नॉवल ऑफ जॉर्ज ऑरवेल और ये पोर्ट्रे करती है ब्रिटिश राज का डार्क साइड, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो डार्क साइड है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। सेकेंड वर्क इज़ अ क्लर्जीमैन्स डॉटर। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो है डोरोथी हेयर, HARE हेयर, और ये सफ़र कर रही हैं एक बीमारी से जिसका नाम है एमनीशिया, जिसमें याददाश्त जाती है हमारी। तो इम्पॉर्टेंट थिंग बस यही ध्यान रखिए कि इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है डोरोथी हेयर और ये सफ़र कर रही हैं एमनीशिया से। थर्ड वर्क इज़ एनिमल फार्म। नाउ दिस वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एटलीस्ट इसकी समरी तो आपको देखनी ही है अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं। एनिमल फार्म पब्लिश हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में। इंग्लैंड में पब्लिश हुआ इन द ईयर 1945 और यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश हुआ इन द ईयर 1946। इसका ओरिजिनल टाइटल है एनिमल फार्म अ फेरी स्टोरी। तो ओरिजिनल टाइटल ध्यान रखिए, एनिमल फार्म अ फेरी स्टोरी, और ये रिफ्लेक्ट करता है रशियन रेवोल्यूशन के इवेंट्स को। रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे जो भी इवेंट्स हुए वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट किए गए हैं। और इस नॉवल को मिला ह्यूगो अवार्ड इन द ईयर 1996। ये एक एलिगोरिकल और डिस्टोपियन नॉवल है। डिस्टोपियन मीन्स एक वर्ड होता है यूटोपिया। यूटोपिया मीन्स एक ऐसा लैंड, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत प्यार से रह रहे हैं, बहुत पीसफुल है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अनदर इज डिस्टोपियन लैंड। डिस्टोपियन लैंड इज अ वर्ल्ड, अ लैंड वेयर एवरीथिंग इज नॉट गुड, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है, बहुत बुरी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, डीह्यूमनाइजिंग कंडीशंस हैं, मतलब ह्यूमंस की कंडीशंस भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। कोई एक रूलर है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड तरीके से रूल कर रहा है, तो उसे कहते हैं डिस्टोपियन नॉवल। तो जॉर्ज ऑरवेल की नॉवल जो एनिमल फार्म है वो एक डिस्टोपियन नॉवल है, यानी ऐसा ही एक लैंड वहाँ पे दिखाया गया है। हमने बात करी कि ये एक एलिगोरिकल नॉवल है, यानी इसके कैरेक्टर्स किसी न किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। उस टाइम के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या उस टाइम के जो इंपॉर्टेंट पीपल थे उनको ये कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक कैरेक्टर है ओल्ड मेजर, ये रिप्रेजेंट करता है कार्ल मार्क्स को। नेपोलियन रिप्रेजेंट करता है स्टैलिन को। स्नोबॉल रिप्रेजेंट करता है लियोन ट्रॉट्स्कॉय को। मिस्टर पिल्किंगटन ये रिप्रेजेंट करते हैं विंस्टन चर्चिल को। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बैटल हुआ था इस नॉवल में जिसका नाम है द बैटल ऑफ काउशेड। तो ये फेमस बैटल है एनिमल फार्म का, द बैटल ऑफ काउशेड। जो वो फार्म है, एनिमल फार्म में जो एक फार्म है जहाँ पे सारे एनिमल्स रहते हैं, उस फार्म का पहले नाम था मिस्टर जोन्स मैनर फार्म, मिस्टर जोन्स मैनर फार्म, और बाद में इसका नाम हुआ एनिमल फार्म। ये नॉवल की बात नहीं हो रही है, इस नॉवल में जो फार्म था उसका पहले नाम था मिस्टर जोन्स मैनर फार्म और बाद में इसका नाम हुआ एनिमल फार्म। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया आपको एनिमल फार्म का, बट आप इसकी समरी ज़रूर देखिए। नेक्स्ट वर्क इज़ द नॉवल 1984। नाउ दिस वर्क इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ। ये एक डिस्टोपियन, सटायरिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल फिक्शन है। इसकी सेटिंग है स्टेट ऑफ ओशियानिया में। याद रखिए नॉवल की सेटिंग है स्टेट ऑफ ओशियानिया में, जो रिजेंबल करता है सोवियत यूनियन को। यहाँ पे प्रोटोगोनिस्ट है विंस्टन स्मिथ। मेन लीडिंग कैरेक्टर कौन है? विंस्टन स्मिथ।
जो कि मेंबर है एक आउटर पार्टी का जो वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में। यानी एक पॉलिटिकल नॉवल है, यहाँ पे कई सारी मिनिस्ट्रीज दिखाई गई हैं और विंस्टन स्मिथ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में वर्क करता है। जो 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज नॉवल में दिखाई गई हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ पीस जिसे कहा गया है मिनी पैक्स, द मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी मिनी प्लेंटी, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ कहा गया है मिनी ट्रू, द मिनिस्ट्री ऑफ लव जिसे कहा गया है मिनी लव। उसके बाद यहाँ पे 3 फोल्ड क्लास सिस्टम दिखाया गया है। तो जो हेड है वो है बिग ब्रदर, ओके। उसके बाद है इनर पार्टी जो कि 2% है टोटल पॉपुलेशन का 2% है। फिर है आउटर पार्टी, ये टोटल पॉपुलेशन का 13% है। और फिर है प्रोल्स जो है वो 85% है टोटल पॉपुलेशन का। तो जो इनर पार्टी है वो एलाइट पीपल है, यानी बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स के पीपल हैं। सेकेंड है मिडिल क्लास, आउटर पार्टी यानी मिडिल क्लास। और जो प्रोज है वो अनएडुकेटेड लोअर क्लास है। और विंस्टन स्मिथ जो है वो आउटर पार्टी से है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ से है। उसके बाद नॉवल रिप्रेजेंट करती है एक वर्ल्ड को जो 3 रिजाइम्स में डिवाइडेड है। ओशिनिया जो कि सेटिंग है नॉवल की, यूरेशिया एंड ईस्ट एशिया। उसके बाद कई सारे पॉपुलर टर्म्स हैं जो नॉवल में यूज़ किए गए। ये सारे ही टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं कि ये टर्म्स 1984 द नॉवल रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल में यूज़ किए गए हैं, जैसे कि बिग ब्रदर, डबल थिंक, थॉट क्राइम, रूम 101, टेली स्क्रीन, मेमोरी होल, 2+2 = 5, न्यूज़ पिक एक्सेट्रा। तो ये सारे टर्म्स जो नॉवल है 1984 से लिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नॉन फिक्शंस की जो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखे। डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंडन, अ हैंगिंग, अ रोड टू वाइगनपायर, चार्ल्स डिकन्स, होमेज टू कैटेलोनिया, द लायन एंड द यूनिकॉर्न, व्हाई आई राइट, पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, शूटिंग एन एलिफेंट, इनसाइड द वेल, सच वर द जॉज एंड लियर टॉल्स्टॉय एंड फूल। तो सबसे पहले बात करते हैं डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंडन। ये फर्स्ट वर्क है जॉर्ज ऑरवेल का। जॉर्ज ऑरवेल की फर्स्ट नॉवल थी बर्मिज डेज और फर्स्ट वर्क है डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंडन। इसका थीम है पॉवर्टी, ओके। तो जब वो बर्मा में एज अ पुलिसमैन सर्व कर रहे थे उसके बाद वो कुछ टाइम आके स्लम्स में रहे थे, गरीबी में जिए थे, तो वो एक्सपीरियंस उन्होंने इधर दिखाया है। तो ये उनका एक्सपीरियंस है लिविंग इन स्लम। नेक्स्ट इज शूटिंग एन एलिफेंट। इसे कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जब वो बर्मा में एज अ पुलिस ऑफिसर सर्व कर रहे थे तो उन्होंने एक एलिफेंट को शूट किया था और उसे शूट करने के बाद जो गिल्ट फीलिंग उनके अंदर आया, जिस ट्रॉमा से वो गुजरे और जो पेन उस एलिफेंट में उन्हें दिखा, उन सब को देख कर उन्होंने लिखा, या उन सब की फीलिंग्स के साथ उन्होंने लिखा शूटिंग एन एलिफेंट। ये रियल लाइफ में भी उनके साथ हुआ था, इसलिए ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। थर्ड इज इनसाइड द वेल। इनसाइड द वेल जो है वो रिव्यू है हेनरी मिलर की नॉवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। तो आपको ध्यान रखना है इनसाइड द वेल हेनरी मिलर की नॉवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का रिव्यू है। उसके अलावा जो 1920s और 30s में जो वर्क्स प्रोड्यूस हो रहे थे उस लिटरेचर को भी ये रिव्यू करता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जोना। जोना एक बाइबल कैरेक्टर है। तो इनसाइड द वेल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज जोना। फोर्थ इज पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ये फोकस करता है पॉलिटिकल लैंग्वेज पे, मतलब पॉलिटिकल लैंग्वेज कैसी होती है वो ये बताता है। वो कहता है कि पॉलिटिकल लैंग्वेज जो है वो झूठ को सच कहती है और मर्डर को रिस्पेक्टफुल बताती है। तो वो कहता है कि पॉलिटिकल लैंग्वेज मेक्स लाइज ट्रूथफुल एंड मर्डर रिस्पेक्टेबल। ओके, झूठ को सच कहती है और मर्डर को रिस्पेक्टेबल बताती है, ये पॉलिटिकल लैंग्वेज होती है। उसके बाद पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने 6 रूल्स बताए जो हमें कंसिडर करने चाहिए जब हम कोई लिटरेचर लिख रहे हैं। Everyone should consider 6 rules for writing। तो ये ध्यान रखें कि कितने रूल्स बताए, 6 रूल्स बताए। अब हम देख लेते हैं कि वो 6 रूल्स क्या थे। सबसे पहले तो ये है कि हमें अननेसेसरीली मेटाफर और सिमिली को यूज़ नहीं करना है, यानी अगर ज़रूरत नहीं है तो मेटाफर और सिमिली को यूज़ नहीं करना है। लॉन्ग वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। अगर शॉर्ट वर्ड लिख सकते हैं तो उसका लॉन्ग फॉर्म हमें यूज़ नहीं करना है। अगर कुछ वर्ड्स को हम काट सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है कि अगर ये वर्ड नहीं भी लिखेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो वर्ड्स हमें काट देने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्टिव वॉइस में लिखें, कभी भी पैसिव वॉइस यूज़ ना करें, हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखें।
कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स ना लिखें, जैसे कोई साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं, फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, लेटिन लैंग्वेज है, तो ये सारे फ्रेजेस जो आसानी से समझ में नहीं आते वो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। हमें डे टू डे लाइफ की जो लैंग्वेज है वही हमें यूज़ करनी चाहिए। सिक्स्थ रूल वो बोलते हैं कि हम ये सब रूल्स को तोड़ सकते हैं मगर हम बारबेरियस नहीं लिख सकते। इसका मतलब हम लोग एक रूलिंग पार्टी की तरह नहीं लिख सकते हैं, क्रुएलिटी नहीं लिख सकते हैं। अगर उसके लिए हमें ये रूल्स तोड़ने भी पड़े देन इट्स ओके, मगर हम बारबेरियस नहीं लिख सकते हैं। तो 6 इंपॉर्टेंट रूल्स, ये 6 रूल्स आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। ये क्वेश्चंस कई बार नेट में आए हैं। Don't use metaphor or simile unnecessary. Never use a long word for short word. If it's possible to cut a word, cut it. Never use passive voice where we can use active voice. Use everyday words instead of foreign or Latin phrases. Break any of the rules rather than saying barbarous. फिफ्थ वर्क इज लियो टॉल्स्टॉय एंड फूल्स। तो एक्चुअली टॉल्स्टॉय ने एक वर्क लिखा था जो कि अगेंस्ट शेक्सपियर था। उसके जवाब में जॉर्ज ऑरवेल ने वर्क लिखा लियो टॉल्स्टॉय एंड फूल्स, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि टॉल्स्टॉय जो है वो शेक्सपियर को समझने के लिए केपेबल ही नहीं है। ओके, टॉल्स्टॉय को शेक्सपियर समझ ही नहीं आया, इसलिए उन्होंने उसके लिए नेगेटिव लिखा। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं टॉल्स्टॉय जो है वो किंग लियर को हेट करता है, क्योंकि ये उसी की स्टोरी है। किंग लियर भी ब्लाइंड थे और टॉल्स्टॉय भी सेमी ब्लाइंड थे। ओके, किंग लियर भी सेमी ब्लाइंड थे, टॉल्स्टॉय भी सेमी ब्लाइंड थे। तो इसलिए ये जो वर्क है लियो टॉल्स्टॉय एंड फूल्स, वो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा टू से दैट टॉल्स्टॉय इज इनकेपेबल ऑफ एंजॉइंग शेक्सपियर। तो ये थे इंपॉर्टेंट वर्क्स जॉर्ज ऑरवेल के। लास्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि जॉर्ज ऑरवेल ने एक बार एडमिट किया था, वेयर आई लैक्ड अ पॉलिटिकल पर्पस आई रोट लाइफलेस बुक्स। यानी वो पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा अटैच थे। वो कहते थे कि जहाँ पे मुझे पॉलिटिकल पर्पस नहीं मिलता है वहाँ पे मैं लाइफलेस बुक्स लिखता हूँ। और जॉर्ज ऑरवेल टोटलिटेरिज्म के अगेंस्ट थे और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के फेवर में थे। ही वॉज अगेंस्ट टोटलिटेरिज्म एंड वॉज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक socialism. So this was all about George Orwell. For more such revision notes, please subscribe to my channel and please bell icon को ज़रूर hit कीजिए, otherwise आपको notifications नहीं मिलेंगे जब भी मैं videos upload करूँगी. Till then, all the best and keep learning. Bye bye.